वेलकम ऑन केवी ऑनलाइन क्लासेस। कक्षा 7 विज्ञान। आज का हमारा चैप्टर है चैप्टर 6 अंतःस्रावी ग्रंथियाँ। अंतःस्रावी ग्रंथियों को जानने के लिए हमें यह जानना होगा कि किशोरावस्था क्या है। हम हमारे जीवन काल में कई अवस्थाओं से गुजरते हैं, जैसे शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, युवा अवस्था, प्रौढ़ावस्था व वृद्धावस्था। 11 वर्ष से लेकर 19 वर्ष तक की आयु के काल के दौरान हमारे शरीर में कई परिवर्तन होते हैं। इस अवस्था को किशोरावस्था कहा जाता है। किशोरावस्था हमारे जीवन का ऐसा अजीब काल है जिसमें ना तो हम बच्चे होते हैं और ना हम बड़े होते हैं। इस दौरान हमारे शरीर में कई परिवर्तन होते हैं, जैसे दाढ़ी मूंछ आ जाना, कील मुहासे हो जाना, लंबाई में वृद्धि होना इत्यादि कई परिवर्तन। ये परिवर्तन क्यों होते हैं? ये परिवर्तन हमारे शरीर में कुछ रासायनिक पदार्थों द्वारा होते हैं। इन पदार्थों को हार्मोन कहते हैं। हार्मोन अंतःस्रावी ग्रंथियों में रुधिर में स्रावित होते हैं। हार्मोन का निर्माण अंतःस्रावी ग्रंथियों में होता है। चलिए इस अध्याय में अब हम ये जानेंगे कि अंतःस्रावी ग्रंथियों में किन हार्मोनों का निर्माण होता है तथा उनके कार्य व शरीर पर पड़ने वाले प्रभाव। चलिए अब समझेंगे हम इन ग्रंथियों के बारे में। अब मैं आपको इन ग्रंथियों के बारे में समझाऊंगी और बताऊंगी कि इनमें कौन कौन से हार्मोन निर्मित होते हैं और उनके क्या प्रभाव हैं और उनसे होने वाले हमारे शरीर में परिवर्तन। चलिए देखते हैं पीयूष ग्रंथि को। पीयूष ग्रंथि मस्तिष्क के अंदर होती है। इस जगह पे आपने कई बार देखा होगा कि कई लोगों का कद बहुत कम, वे लोग बौने होते हैं, और कई बार कई लोगों का कद ज़्यादा होता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है, यदि पीयूष ग्रंथि में एक हार्मोन निर्मित होता है, वृद्धि हार्मोन। यदि बाल्यकाल में वृद्धि हार्मोन की कमी रह जाती है बालक में, तो उसका कद बौना रह जाता है, और यदि उसकी अधिकता हो जाती है तो उसका कद सामान्य से भी ज़्यादा हो जाता है। कई बार ये कद 8, 10, 12 फीट तक हो जाता है। नेक्स्ट ग्रंथि हम देखेंगे अवटु ग्रंथि, यानी कि थायराइड ग्रंथि। अवटु और थायराइड ग्रंथि दोनों एक ही ग्रंथि है। ये हमारे गले में पाई जाती है। इस ग्रंथि में एक रस का निर्माण होता है, इसे हम थायराइड हार्मोन कहते हैं। इस हार्मोन को निर्मित होने के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है। यदि हमारे भोजन में आयोडीन की कमी होती है तो हमारे गले में गलगंड नामक रोग हो जाता है और हमारा गला सूज कर लटक जाता है। नेक्स्ट ग्रंथि देखेंगे हम अग्नाशय ग्रंथि। अग्नाशय ग्रंथि में इंसुलिन नामक हार्मोन स्रावित होता है। यदि हम अधिक शर्करा का, यानी कि शक्कर, चीनी का ज़्यादा प्रयोग करते हैं तो हमारे शरीर में शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे इंसुलिन हार्मोन की कमी हो जाती है और इससे हमारे शरीर में मधुमेह नामक रोग हो जाता है, यानी कि डायबिटीज, शुगर, जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक है। नेक्स्ट ग्रंथि एड्रिनल ग्रंथि। आपने देखा होगा कई बार आपको बहुत तेज गुस्सा आ जाता है, कई बार आप परीक्षा के कारण चिंतित हो उठते हैं, कई बार आप किसी भी घटना से अब घबराने लगते हैं, या कोई आकस्मिक घटना या कोई संकटकालीन परिस्थिति। ऐसी संकटकालीन परिस्थितियों का सामना करने के लिए एड्रिनल ग्रंथि में एक एड्रेनलिन हार्मोन का निर्माण होता है और वो हमारे रुधिर में स्रावित होता है तथा इन संकटकालीन परिस्थितियों से लड़ने के लिए, संभलने के लिए हमें तैयार करता है। नेक्स्ट ग्रंथि देखेंगे थाइमस ग्रंथि। थाइमस ग्रंथि वक्ष में पाई जाती है। इसका बालकों में आकार बड़ा होता है। यह जननांगों के विकास में सहायक होती हैं। नेक्स्ट ग्रंथि हम देखेंगे पैराथायरॉयड ग्रंथि। पैराथायरॉयड ग्रंथि 4 छोटी ग्रंथियां होती हैं जो हमारे गले में पाई जाती हैं और ये हमारे शरीर में कैल्शियम को नियंत्रित रखती हैं। नेक्स्ट ग्रंथि पिनियल ग्रंथि।
आपने देखा होगा कि रात्रि में आपको निश्चित समय पर नींद आने लगती है तथा प्रातः आप निश्चित समय पर जाग जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा पिनियल ग्रंथि में मेलेटोनिन नामक हार्मोन द्वारा नियंत्रित किया जाता है। ये उठने जागने का चक्र मेलेटोनिन हार्मोन द्वारा नियंत्रित होता है। मेलेटोनिन हार्मोन जनन हार्मोनों को भी नियंत्रित करता है। अभी हमने जाना इन कुछ महत्वपूर्ण अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में तथा इनके अलावा और भी अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं जिनका अध्ययन हम अगली कक्षा में करेंगे। अब अंतःस्रावी ग्रंथियां को कार्य के लिए हमें स्वस्थ रहना आवश्यक है। यदि हमारा दिनचर्या, हमारी नियमितता बिगड़ी रहेगी तो ये अपना कार्य सुचारू रूप से नहीं कर पाएंगी। इसलिए चलिए देखते हैं किशोरों के लिए क्या आवश्यक है व उनके स्वास्थ्य के लिए क्या आवश्यक है। किशोर के जीवन में इस वक्त बहुत से परिवर्तन हो रहे होते हैं, इसलिए आवश्यक है कि किशोर पौष्टिक भोजन ग्रहण करे, एक संतुलित भोजन ग्रहण करे। हमारा भारतीय भोजन दाल, चावल, रोटी, सब्जी एक संतुलित भोजन है। किशोर को ऐसा भोजन ग्रहण करना चाहिए जिसमें संपूर्ण मात्रा में कार्बोहाइड्रेट, आयरन, विटामिन, प्रोटीन तथा सभी वह तत्व जो एक किशोर के लिए आवश्यक हैं वो प्रचुर मात्रा में हो। दूध स्वयं एक संतुलित आहार है। किशोर को फलों व हरी सब्जियों का प्रयोग करना चाहिए। इससे एक स्वस्थ किशोर का निर्माण होगा। किशोर को स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए। वैसे तो प्रत्येक व्यक्ति को दिन में एक बार स्नान करना चाहिए, परंतु किशोरों के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है। किशोरों को दिन में एक बार स्नान अवश्य करना चाहिए, क्योंकि इस दौरान किशोरों की संवेद ग्रंथियां कार्यशील होती हैं तथा इन ग्रंथियों के कार्यशील होने से शरीर में गंध आने लगती है। यदि स्वच्छता ना रखी जाए तो जीवाणु संक्रमण तक पैदा कर सकते हैं। इसलिए किशोरों को स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए। किशोरों को नियमित व्यायाम भी करना चाहिए। किशोरों को ताजी हवा में टहलना व खेलना व कूदना भी चाहिए। इससे किशोर के शरीर के अंदर ताकत आएगी, वो स्वस्थ होगा, वो चुस्त होगा। किशोरों को नशीले पदार्थों से दूर रहना चाहिए, क्योंकि यह बहुत ही ज़्यादा घातक है। यदि कोई आपको कहता है कि आप सिगरेट पीजिए, ड्रग्स लीजिए, वाइन लीजिए यानी कि दारू और तंबाकू वगैरह लीजिए, इससे आपको सुकून मिलेगा, आपको राहत मिलेगी, आप चिंता मुक्त हो जाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसके लिए बिल्कुल मना कर दें, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा घातक है आपके आने वाले समाज के लिए, आपके आने वाले जीवन के लिए, आपकी आर्थिक स्थिति के लिए। इससे आने वाले समाज का निर्माण में बाधा आएगी, दिक्कत आएगी। किशोर ही आने वाला समाज होता है, इसलिए नशीले पदार्थों से बिल्कुल दूर रहना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा हानिकारक है। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी तरह से समझ आई होगी। सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर दीजिए और उसके पास बेल आइकन पर भी, ताकि हमारी आने वाली सारी अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुँचे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।